हेलो एंड वेलकम टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग पाइथन के एग्जीक्यूशन रूल्स को समझेंगे। स्क्रीन पर जाने से पहले एग्जीक्यूशन रूल्स के बारे में आपको एक ब्रीफ दे देता हूं कि एग्जीक्यूशन रूल्स वो रूल्स हैं जिनके तहत आपका सॉफ्टवेयर या आपका कोड काम करता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहली चीज़, पहला रूल हमारे पास ये है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है या आपका जो कोड है वो बोडेमास रूल फॉलो करता है। रूल नंबर 1। अब बोडेमास रूल हम बचपन से स्कूल में पढ़ते आए हैं कि पहले जो है आपके पास डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और फिर जाकर सब्ट्रैक्शन होती है। अब यहाँ पर मैं आपको इसकी एक एग्जांपल भी दे देता हूँ। यहाँ पर मैं 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेता हूँ, ए, बी और सी। अच्छा, आप एक लाइन के अंदर भी वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हो, ए, कॉमा, बी, कॉमा, सी, यानी 3 वेरिएबल्स हैं और इनकी वैल्यूज जो हैं वो इसी तरतीब में, यानी जो पहली वैल्यू होगी वो ए को, सेकंड वैल्यू बी की होगी और थर्ड वैल्यू सी की होगी। मैं यहाँ पर कर लेता हूँ 3, 4, 5। ये हमने रिस्पेक्टिवली एक वैल्यू को एक वेरिएबल के साथ असाइन कर दिया। यहाँ पर मैंने 3 वेरिएबल्स ले लिए, ए, बी और सी, और फिर इसके बाद मैं ले लेता हूँ प्रिंट ए प्लस बी इंटू सी। यहाँ पर अगर आप इसको डायरेक्टली कैलकुलेट करो तो 3 प्लस 4 यानी ए प्लस बी हमारे पास हो गया 7। 7 इंटू 5 हमारे पास हो जाता है 35। अब यहाँ पर हम अक्सर इसको इस तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज़, जब हम बोडेमास रूल को फॉलो करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि पहले ये 4 इंटू 5 होगा। 4 इंटू 5 यानी हमारे पास बी इंटू सी पहले कैलकुलेट होगा, उसके बाद जाकर उसके अंदर ए को ऐड किया जाएगा। यहाँ पर अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, ये इक्वल है इस तरीके से ए प्लस बी इंटू सी, ये इस तरीके से कैलकुलेट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू बोडेमास रूल। रन करके देखते हैं इसको, आंसर हमारे पास आएगा 23। क्यों 23 आया? पहले उसने 4 इंटू 5 को कैलकुलेट किया, 4 5 20 प्लस 3 जब हम उसको करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 23। और अगर हम इसको डायरेक्ट नॉर्मल तरीके से अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 3 प्लस 4 हमारे पास हो गया 7, 7 इंटू 5 हमारे पास हो गया 35। अब कहाँ 23 है कहाँ 35 है, दोनों के आंसर में डिफरेंस है। तो यहाँ पर जब आप कोड लिख रहे होते हो तो यहाँ पर आपको बोडेमास रूल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। ये हमारे पास रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2 हमारे पास क्या कहता है कि जब आप इंटीजर को किसी भी फ्लोट नंबर के साथ अर्थमेटिक ऑपरेशन बीच में उसको अप्लाई करते हो तो आंसर हमारे पास हमेशा फ्लोट में आता है। इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ कि इंटीजर अर्थमेटिक ऑपरेटर, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फ्लोट इक्वल्स टू फ्लोट, यानी आंसर हमारे पास हमेशा फ्लोट वैल्यू में आएगा। इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर मैं दो वेरिएबल्स ले लेता हूँ, ए कॉमा बी। ए कॉमा बी को मैं इस तरीके से लिख देता हूँ कि 2 कॉमा और 5.5, और मैं प्रिंट करता हूँ प्रिंट ए इंटू बी। ठीक है, यानी दोनों नंबर्स को मुझे मल्टीप्लाई करना है, और प्रिंट ए प्लस बी। इसी तरह अगर यहाँ पर मैं इसको दो मजीद ऑपरेटर्स दे दूँ, यानी माइनस और डिवाइड का, यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ माइनस और यहाँ पर मैं कर देता हूँ डिवाइड। तो आप देखोगे जब मैं इसको रन करूँगा तो आंसर हमारे पास जितने भी आएंगे वो सारे के सारे फ्लोट नंबर्स में आएंगे, यानी 11.0। हालांकि ये होल नंबर है, 0.0 जो है हमारे पास फिलहाल कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आंसर हमेशा हमारे पास फ्लोट डेटा टाइप में आएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं रूल नंबर 3 के ऊपर। रूल नंबर 3 हमारे पास ये कहता है कि आप कोई भी स्ट्रिंग को इंटीजर के साथ ऑपरेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लीकेशन साइन। ठीक है, ये आपका रूल नंबर 3 है। अब रूल नंबर 3 की एग्जांपल के लिए मैं क्या करता हूं कि एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं ए और बी। ठीक है, ए और बी की वैल्यू मैं दे देता हूं 2 कॉमा 4, और मैं एक फॉर एग्जांपल नेम ले लेता हूं। नेम मैंने ले लिया जॉन। अब यहाँ पर जॉन हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग है, और ये जो दो नंबर्स है 2 और 4 ये हमारे पास इंटीजर है। अब इन दो को मुझे साथ में किस तरीके से ऑपरेट करना है, मैं कहता हूँ प्रिंट ए इंटू बी मल्टीप्लाई बाय नेम। ठीक है, अब ये हमें क्या रिटर्न करेगा कि ये जो नेम है ये 8 दफ़ा हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। रन करते हैं, देख लेते हैं इसको। जॉन 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 जॉन, यानी ये मल्टीपल 8 टाइम्स हमारे पास ये जॉन का जो स्ट्रिंग है वो रिपीट हो गया। ये हमारे पास रूल नंबर 3 है, यानी आपका स्ट्रिंग और इंटीजर आपस में एक साथ ऑपरेट तो कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन साइन के साथ, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर के साथ। उसके बाद रूल नंबर 4 पर आ जाते हैं। रूल नंबर 4 हमें क्या कहता है कि स्ट्रिंग और स्ट्रिंग आपस में जोड़ सकते हैं। स्ट्रिंग कैन कॉन्केटिनेट विथ स्ट्रिंग यूजिंग प्लस साइन।
जब आप दो स्ट्रिंग्स को साथ जोड़ना चाह रहे होते हो तो हम क्या करते हैं कि दोनों स्ट्रिंग्स के बीच में प्लस का साइन लगा देते हैं। अब इसकी एक एग्जांपल हमने लेक्चर नंबर 2 के अंदर आई थिंक कवर की थी, जिसके अंदर हम प्रिंट कर रहे थे माय नेम इज प्लस नेम। अब वो दो स्ट्रिंग्स थी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ नेम इक्वल्स टू जॉन, और क्योंकि स्ट्रिंग है तो इन्वर्टेड कॉमास में आएगी, और उसके बाद मैं कह देता हूँ प्रिंट। अब यहाँ पर पहले से एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ कि माय नेम इज, ठीक है, माय नेम इज मैंने एक स्ट्रिंग ले ली, दूसरी स्ट्रिंग मुझे इसके साथ जोड़नी है तो मैं प्लस लगाऊंगा, और यहाँ पर मैं दूसरी स्ट्रिंग का वेरिएबल, जो जिस वेरिएबल के अंदर हमने स्ट्रिंग को सेव किया है नेम, वहां जाकर सेव कर दूंगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा नेम। रन करते हैं इसको, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माय नेम इज जॉन। हम इसको आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं, किस तरीके से, नेम प्लस, ठीक है, मुझे एक दोबारा इसके साथ स्ट्रिंग को ज्वाइन करना है, और दूसरी स्ट्रिंग में दे देता हूँ आई एम 15 ईयर्स ओल्ड। ये हम मल्टीपल स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ रहे हैं। रन करता हूँ। अब अगर आप देखो तो हमारे पास दो स्ट्रिंग्स ज्वाइन हो जाएगी, माय नेम इज, आई एम 15 ईयर्स ओल्ड, और बीच में हमारे पास जो वेरिएबल है नेम वो एज इट इज आ गया। यानी स्ट्रिंग और स्ट्रिंग आपस में कॉन्कैटिनेट, कॉन्कैटिनेट का मतलब है जुड़ना। ये फॉर्मूला आपके पास एक्सेल के अंदर भी है। एमएस एक्सेल जब आप रन कर रहे होते हो तो वहां पर आपके पास इक्वल्स टू कॉन्कैटिनेट का एक फीचर मौजूद है, एक फार्मूला मौजूद है। ये वही फार्मूला क्या करता है कि स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ देता है। अब आ जाते हैं रूल नंबर 5 के ऊपर। रूल नंबर 5 क्या कहता है कि जब आप किसी भी नंबर को डिवाइड करते हो तो आंसर हमेशा आपके पास फ्लोट डेटा टाइप में आता है, यानी डिवीजन ऑलवेज रिजल्ट इन फ्लोट डेटा टाइप। अब यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ ए की वैल्यू हमारे पास 7 और बी की वैल्यू हमारे पास 3। अगर मैं इस तरीके से कहूँ कि प्रिंट ए डिवाइडेड बाय बी, आंसर इसका हमेशा जो है वो फ्लोट डेटा टाइप में आएगा। यहाँ पर अगर आप देखो तो 2.3333 इस तरीके से ये रिकरिंग डेसिमल में आ रहा है। अच्छा चलो हम यहाँ पर ये तो कह रहे हैं कि चलो 7 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। सपोज कर लेते हैं यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 10 डिवाइडेड बाय 5 या 10 डिवाइडेड बाय 2। अब जब हम इसको रन करेंगे तब भी आंसर हमारे पास फ्लोट डेटा टाइप में ही आएगा 5.0 की, हालांकि यहाँ पर वैल्यू कंसिडर नहीं की जाती, लेकिन इस टाइम हमारे पास जो रिजल्ट है वो फ्लोट डेटा टाइप के अंदर आएगा। इस टाइम ये हमारे पास इंटीजर नहीं है, ये हमारे पास फ्लोट है। यानी डिवीजन जब भी आप करते हो उसका आंसर जो रिजल्ट आएगा टर्मिनल विंडो में या आगे जब हम आके फाइल ऑपरेशंस के साथ काम कर रहे होंगे तो वहां पर फ्लोट डेटा टाइप के अंदर हमारे पास रिजल्ट कंसिडर किया जाता है। ये हमारे पास है रूल नंबर 5। अब हम आ जाते हैं रूल नंबर 6 के ऊपर। रूल नंबर 6 हमें क्या कहता है कि जब हम किसी भी दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं फ्लोट डिवीजन में डबल स्लैश के साथ, तो आंसर बेशक अगर इंटीजर भी है, ठीक है, यानी अगर एक होल नंबर भी आंसर आ रहा है वो डिस्प्ले होगा फ्लोट की शक्ल में, यानी इसका जो डेटा टाइप है रिजल्ट में वो फ्लोट डेटा टाइप में आता है। यहाँ पर इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक वेरिएबल है ए जिसकी वैल्यू 7.0, बी की वैल्यू हमारे पास 2। जब हम कहते हैं कि c इक्वल्स टू ए डबल स्लैश बी और फिर प्रिंट c, यहाँ पर इसका आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, 2.3333 इस तरीके से इसका रिकरिंग डेसिमल में आएगा। 7 डिवाइडेड बाय 3, 3 2 6 और पीछे हमारे पास बच जाएगा 1, पॉइंट लगाएंगे 0, 33 ये जो है हमारे पास रिकरिंग डेसिमल में चला जाएगा। आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 2.33 आ रहा है। यहाँ पर जब हम इसको रन करेंगे आंसर हमारे पास आएगा 2.0। अब 0 क्यों आया, यानी 0.33 की तरफ चला गया। अगर आपको ऑपरेटर्स वाली वीडियो याद हो, ऑपरेटर्स वाले लेक्चर के अंदर हमने कहा था कि फ्लोट डिवीजन क्या करता है कि ये जो डेसिमल है इस पूरे के पूरे को इग्नोर कर देता है, यानी आंसर हमारे पास क्या बन गया 2.0। अब यहाँ पर 2.0 जो है वो फ्लोट डेटा टाइप के अंदर हमारे पास रिजल्ट दे रहा है। अच्छा इसके अंदर अगर हमारे पास आंसर एक कंप्लीट होल नंबर भी है, फॉर एग्जाम्पल 5, यानी 10 डिवाइडेड बाई 2 अगर मैं करूँ, आंसर हमारे पास 5 आ रहा है लेकिन वो फिर भी 5.0 शो होगा। इसकी एग्जाम्पल 2 देख लेते। यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ 10.0 डिवाइडेड बाई 2। जब हम इसको रन करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 5.0। अब 10 को अगर हम 2 से डिवाइड करें आंसर हमारे पास हमेशा क्या आएगा, 5। एक होल नंबर है, इंटीजर है, लेकिन यहाँ पर ये 5.0 यानी फ्लोट डेटा टाइप के अंदर शो होगा। ये हमारे पास रूल नंबर 6 है। कमेंट कर देता हूँ इसको। अब हम आ जाते हैं रूल नंबर 7 के ऊपर। रूल नंबर 7 ये हमें कहता है कि जब हम फ्रैक्शंस के साथ यानी डिवीजन में काम कर रहे होते हैं तो जो हमारे पास रिमाइंडर है वो नेगेटिव कब किन किन सूरतों में आता है। दो सूरतें ऐसी है जिसके अंदर रिमाइंडर जो है हमारे पास नेगेटिव कंसिडर किया जाता है। रिमाइंडर इज नेगेटिव व्हेन
पहली कंडीशन ये कि आपका डिनोमिनेटर नेगेटिव हो, या और डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बोथ आर नेगेटिव। जब हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नेगेटिव होते हैं तब भी आंसर हमारे पास रिमाइंडर जो है वो हमारे पास नेगेटिव आता है, और जब सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर नेगेटिव हो रिमाइंडर तब भी नेगेटिव आता है। अब इसको यहाँ पर करके देख लेते हैं। यहाँ पर मैं कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेता हूँ और उसको डिवीजन के अंदर हम कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल a इक्वल्स टू 7, b इक्वल्स टू 2, और यहाँ पर मैं इसको कह देता हूँ प्रिंट a परसेंटेज b। अब यहाँ पर हम मॉड्यूलो की बात कर रहे हैं, मॉड्यूलस की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो न्यूमरेटर भी हमारे पास पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है, रिजल्ट हमारे पास इसका आ जाएगा +1। सपोज कर लेते हैं मैंने न्यूमरेटर को कर दिया नेगेटिव, तो रिमाइंडर हमारे पास फिर भी पॉजिटिव आ रहा है। उसके बाद हम इसको दोनों को कर देते हैं नेगेटिव, दोनों को नेगेटिव करेंगे, अब हमारे पास रिमाइंडर आएगा -1, यानी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर जो हमारे पास सेकंड कंडीशन यहाँ पर बन रही है, यहाँ पर ये एग्जीक्यूट हो रहा है। डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर आर बोथ नेगेटिव, सो द रिमाइंडर इज ऑल्सो नेगेटिव। और अगर सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर नेगेटिव हो, ऊपर +7 हो, नीचे -2 हो, तो तब भी हमारे पास आंसर -1 आएगा। यानी अगर मैं इसका एक टेबल बना लूँ तो टेबल इस तरीके से बनेगा। ये यहाँ पर मैंने इसका टेबल बना लिया। अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, तो रिमाइंडर हमारे पास पॉजिटिव आएगा। न्यूमरेटर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर भी नेगेटिव है, तो आंसर हमारे पास रिमाइंडर का नेगेटिव में आएगा। इसी तरह न्यूमरेटर पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर नेगेटिव है, तो तब भी हमारे पास रिमाइंडर नेगेटिव आएगा। और अगर ऊपर नेगेटिव है, नीचे पॉजिटिव है, तो आंसर हमारे पास पॉजिटिव आएगा। ये अभी हमने यहाँ पर करके देख लिया। ये हमारे पास एग्जीक्यूशन के 7 रूल्स कंप्लीट हो गए। अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कमेंट्स को। कमेंट्स क्या होते हैं? देखो, फॉर एग्जांपल आपने एक कोडिंग की फाइल बनाई, ठीक है, और आप किसी ऐसे बंदे को भेज रहे हो जिसको कोडिंग नहीं आती। वहां पर आप उस बंदे को ये लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप ये बताना चाह रहे हो कि हर लाइन के अंदर कोड क्या एग्जीक्यूट कर रहा है, आपका वो जो प्रोग्राम है वो कौन सा ऑपरेशन अप्लाई कर रहा है। यहाँ पर फिर हम यूज करते हैं कमेंट्स का। कमेंट्स हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा नोट्स आप समझ लो जो कि एग्जीक्यूट नहीं होते, लेकिन आप उनको अपने कोड के अंदर सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के तौर पर ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि a इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू 5 और प्रिंट a प्लस b। ठीक है, मैंने एक सिंपल सा कोड लिखा और ये मुझे किसी ऐसे बंदे को भेजना है जिसको प्रोग्रामिंग से कोई वास्ता नहीं है, उसको प्रोग्रामिंग नहीं आती। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर कॉमेंट्स दो किस्म के होते हैं, एक सिंगल लाइन कॉमेंट होता है, एक मल्टी लाइन कॉमेंट होता है। पहले हम सिंगल लाइन कॉमेंट को डिस्कस कर लेते हैं, यानी वो कमेंट जो कि सिर्फ एक लाइन का होता है, यानी छोटा सा कमेंट होता है। कमेंट स्टार्ट करने के लिए हम Shift 3 के साथ हैश का साइन लगाते हैं, और इस हैश के आगे आप जो भी लिखोगे वो कोड के अंदर कंसिडर नहीं किया जाता। जब आप प्रोग्राम को रन करते हो, एग्जीक्यूट करते हो, तो इस हिस्से को इग्नोर कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर उस बंदे के लिए लिख देता हूँ कि डिक्लेयरिंग वेरिएबल ए। अब जब मैं इसको रन करूंगा, ये ऊपर वाले कोड को मैं यहाँ पर कॉमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं जब मैं इसको रन करूंगा, यहाँ पर आप देखोगे कि इस डिक्लेयरिंग वेरिएबल ए से हमें कोई एरर यहाँ पर नीचे शो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये इग्नोर हो जाता है। ये सिंगल लाइन कमेंट है, एक लाइन का कमेंट है। इसी तरह यहाँ पर मैं इसको दे देता हूँ डिक्लेयरिंग वेरिएबल बी, और यहाँ पर मैं इसको दे देता हूँ एडिंग ए एंड बी। अब हमने क्या किया कि 3 सिंगल लाइन कमेंट्स हमने बना लिए। रन करते हैं, कोई एरर नहीं आएगा क्योंकि सारा का सारा हिस्सा इग्नोर हो जाता है। अब ये एज अ डॉक्यूमेंटेशन, एज अ नोट्स भी काम कर रहे हैं कि सामने पढ़ने वाले को पता है कि ये ब्लॉक ऑफ कोड या ये लाइन ऑफ कोड क्या काम कर रही है। ये आप इस तरीके से भी कर सकते हो, या आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल मैं ऊपर एक कमेंट दे देता हूँ और मैं उसके साथ ये बता देता हूँ कि दिस ब्लॉक इज एडिंग ए एंड बी। अब ये हमें नीचे आने वाले कोड के बारे में बता रहा है कि नीचे आने वाला कोड जो है वो किस बारे में। ये तब यूज़ होता है जब आप कुछ बड़े कोड के साथ काम कर रहे होते हो और बार-बार आपको याद रखना मुश्किल है कि आपने कौन-सा कोड किस फ़ंक्शन के लिए लिखा था। तो ये आप अपनी याद दहानी के लिए इसको यूज़ कर सकते हो। ये सिंगल लाइन कमेंट है, यानी अगर मुझे नेक्स्ट लाइन में कमेंट लगाना है, तो मुझे फिर हैश का साइन यूज़ करना पड़ेगा, बगैर हैश के ये एरर आ जाएगा। दूसरा है मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट क्या करता है कि फॉर एग्जांपल मुझे इस पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को या इस पूरे के पूरे कोड को जो भी मैंने लिखा है, मुझे इन सबको एक साथ कमेंट करना, और मैं हर लाइन में ये हैश का साइन नहीं लगाना चाह रहा। मैं कहता हूँ मुझे एक ही दफ़ा मैंने कोड लिख चुका हूँ मैं, अब अगर मैं हर लाइन में हैश का साइन लगाने बैठा तो उसमें मुझे टाइम लगेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक और तरीका है हमारे पास। फिलहाल मैं इसका कॉमेंट एक दफ़ा हटा देता हूँ। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल मेरा सारा का सारा कोड था, और कोड को अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, कमेंट करना चाह रहा हूँ। कमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, जब हमारे पास ज़्यादा कोड होता है, हम सिंपल कोड से पहले और कोड के आखिर में 3 दफ़ा एपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं, सिंगल एपोस्ट्रोफी का।
1 2 3 और ये जो 3 दफ़ा दोबारा आ गई इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। एक दफ़ा कोड की स्टार्टिंग में और एक दफ़ा कोड के एंड में। जब मैं इसको 3 दफ़ा यहाँ पर क्लोज कर दूंगा ये सारा का सारा हमारे पास कमेंट बन जाएगा। ये मल्टी लाइन कमेंट है। मल्टी लाइन कमेंट में और सिंगल लाइन कमेंट में फ़र्क ये कि सिंगल लाइन कमेंट के अंदर आपको हर लाइन के साथ हैश का साइन लगाना पड़ता है और मल्टी लाइन कमेंट में ये कि आप सिर्फ एपोस्ट्रोफी स्टार्टिंग और एंडिंग में लगा देते हो। आपको हर लाइन के अंदर कमेंट का जो फंक्शन है, कमेंट का जो साइन है वो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये हमारे पास कमेंट्स है। अभी भी अगर मैं इसको रन करूँ फिलहाल कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि सारा का सारा कोड जो है वो कमेंट हुआ हुआ। यहाँ पर अगर मैं इस कमेंट को यहाँ से उठा के यहाँ रख दूँ, ठीक है, अब हमारे पास ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, 9 आ जाएगा। ये हमारे पास कमेंट्स कहलाते हैं। 2 किस्म के हमने कमेंट्स डिस्कस कर लिए और हमने कुछ एग्जीक्यूशन रूल्स को भी डिस्कस कर लिया। आज के इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। तो अगर तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन है आप कमेंट्स में इजीली पूछ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम कुछ ऐसी है कि कमेंट्स के थ्रू सॉल्व नहीं हो सकती तो चैनल के अबाउट सेक्शन में मेल दी हुई है, वहाँ से आप मुझे मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं, उसका भी रिप्लाई आपको मिल जाएगा। तो विद दैट सेड इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। टिल नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।